अब हम कंजर्वेटिज्म पर विचार करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर कंजर्वेटिज्म है क्या। तो कंजर्वेटिज्म जो है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों यानी ट्रेडिशंस, कस्टम्स के साथ चिपकी रहती है और उसमें किसी भी तरह के बदलाव को पसंद नहीं करती। ठीक है। तो यूरोप की अगर बात की जाए तो नेपोलियन के आने से पहले पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म ही फैला हुआ था। कंजर्वेटिज्म के बेस पर ही, कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी पर ही हर मोनार्की इस्टेब्लिश थी, मोनार्की स्थापित थी। ठीक है। तो अब जब नेपोलियन की डिफीट हो गई, वियना ट्रीटी आ गई और वियना ट्रीटी में ये बात की गई कि हम उन सब चेंजेस को जो नेपोलियन ने किए थे उन्हें अंडू करेंगे, यानी वो सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने करे थे उन्हें ख़त्म करके जो नेपोलियन से पहले सिस्टम था उसको ही वापस से हम लेकर आएंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो लेकर आने की हुई वो थी कंजर्वेटिज्म को फिर से स्थापित करना। ठीक है। तो अब पूरे यूरोप में, यूरोप के साम्राज्यों में कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फिर से लेकर आया गया। तो हम देखते हैं कंजर्वेटिज्म है क्या। एन आइडियोलॉजी दैट बिलीव्स इन ट्रेडिशनल एंड इन हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द सिस्टम। सबसे बड़ी बात क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है? एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पे और इन हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास करती है। क्योंकि इसी बेस पर आधारित थी हमारी मोनार्की यूरोप में, और राजा के बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का, इस तरीके की व्यवस्था चली हुई थी। डेमोक्रेसी थी नहीं। ठीक है। जनता का कोई वो नहीं था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। मोनार्की चली आ रही थी पूरे यूरोप में। तो वही सिस्टम फिर से वापस लाया गया कंजर्वेटिज्म को, यानी ट्रेडिशनल और इन हेरिडेटरी इंस्टीट्यूशंस को वापस लाया गया। साथ ही जो कंजर्वेटिज्म किस में विश्वास रखता है? ग्रेजुअल चेंजेस इन द सिस्टम। वो कहते हैं अगर सिस्टम में समय के साथ बदलाव लाना भी है तो वो रिवॉल्यूशन के तौर पे नहीं होना चाहिए, रिवॉल्यूशन की तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आए, धीरे धीरे बदलाव उसमें लाए जाएं। ठीक है। तो बिफोर द नेपोलियंस रिजिम कंजर्वेटिज्म वाज स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप। पूरे पूरे यूरोप में हर जगह कंजर्वेटिज्म ही फैला हुआ था। एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 अ न्यू कंजर्वेटिज्म वाज रीजनरेटेड। और जब उसकी डिफीट हो गई, नेपोलियन ख़त्म हो गया, तो ये कहा गया उसके साथ उसके सारे चेंजेस को भी ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया था 1815 के बाद वो था कि एक न्यू कंजर्वेटिज्म को रीजनरेट किया गया, उसे वापस से लाया गया। अब हम देखते हैं कि आखिर कंजर्वेटिव्स के आइडियल्स क्या हैं, क्या उसकी थ्योरी है। तो फर्स्ट, री-एस्टेब्लिश्ड और प्रिजर्व्ड द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च एंड फैमिली। तो सबसे बड़ी बात जो कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मोनार्की, चर्च, हमें पता है कि फ्रेंच में क्या था, 3 स्टेट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले। फर्स्ट स्टेट जिसमें मोनार्की सिस्टम था, सेकंड चर्च सिस्टम, और थर्ड था जो हमारे तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो जो जनरल कैटेगरी से आते थे। जनरल कैटेगरी यानी किसान हैं, हमारे वर्कर्स हैं, शॉपकीपर्स वगैरह, मतलब इन दोनों को, चर्च और राजशाही को छोड़ के बाकी के सारे ग्रुप्स इसमें आते थे। वो कंजर्वेटिज्म था। और फैमिली भी किस पे डिपेंड हो? जिसमें कि जिसमें कि जो मेल है वो डोमिनेंट हो। ठीक है। तो इस तरीके से कंजर्वेटिज्म ने री एस्टेब्लिश्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च एंड फैमिली। कंजर्वेटिज्म चाहता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं, मोनार्की, चर्च, फैमिली को प्रिजर्व करके रखा जाए, उन्हें ख़त्म ना किया जाए। यही एक सबसे बड़ी बात है कि इंग्लैंड में आज भी, हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की जो है वहाँ पर आज भी एक ट्रेडिशनल को प्रिजर्व करने के लिए आज भी नाम के तौर पर बनाए रखा गया है। ठीक है। हालांकि डेमोक्रेसी है, बट अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने आज भी मोनार्की को जिंदा रखा है, हालांकि उसके पास पावर्स नहीं है। सेकेंड, मोस्टली वर नॉट इन द फेवर ऑफ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, एज मॉडर्नाइजेशन वुड स्ट्रेंथन मोनार्की बाय मेकिंग इट मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। दूसरा, जो नेपोलियन की डिफीट के बाद जो कंजर्वेटिज्म था, उसने ये कहा कि भाई हम प्री रिवोल्यूशनरी डेज में वापस नहीं लौटना चाहते। हालांकि क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन लेकर आया है नेपोलियन, उसने काफ़ी हद तक सुधार तो किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं सोसाइटी में, सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सुधार किए हैं। और हम उन सुधारों को वापस से ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे तो हमारी मोनार्की जो है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होगी।
ठीक है। तो मोस्टली कंजर्वेटिज्म जो थे वर नॉट इन फेवर ऑफ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, एज मॉडर्नाइजेशन वुड स्ट्रेंथन मोनार्की बाय मेकिंग इट मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने क्या कहा कि हम वापस से प्री रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में वापस नहीं जाना चाहते, और जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन ने किया है उससे हम वो जो है हमारी मोनार्की को और स्ट्रेंथन करेगा, और मजबूत करेगा, इसे इफेक्टिव बनाएगा, इसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए उन चेंजेस को हम वापस ऐसा का ऐसा ही रखना चाहते हैं। तीसरा था इनका कि कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक इन नेचर। 1815 के बाद मतलब 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप हुआ, बनाया गया, वो नेचर में ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक कौन होते हैं? जो अपने पास सारी पावर्स को कंसंट्रेट करके रखते हैं और उसको नीचे के लेवल तक बाकी के लोगों को नहीं बांटते, यानी जिसमें पावर्स जो होती हैं सेंट्रलाइज्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, जिसमें पावर्स केवल एक ही हाथ में है, बाकी लोगों के पास नहीं होती, केवल राजा रानी या जो भी मोनार्क है उसके पास ही सारी पावर्स होती हैं। ठीक है। तो कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक इन नेचर। तो ये नेचर में क्या था? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। साथ ही ये कैसा कंजर्वेटिज्म कैसा था? ऑटोक्रेटिक था। और ऑटोक्रेटिक जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म को या डिसेंट को टॉलरेट नहीं करते, यानी अगर उनकी कोई आलोचना कर रहा है, उनका कोई ओपोज कर रहा है या डिसेंट है, उनसे सहमत नहीं है, तो ये उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते और उसको ख़त्म कर दिया जाता है या उसको पनिश किया जाता है। ठीक है। तो अपने खिलाफ किसी भी आवाज़ को ये उठने नहीं देते। यही 1815 के बाद मोनार्की ने किया। कर्ब्ड द एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पर, उसकी लेजिटिमेसी यानी वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी पे अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो ऐसी एक्टिविटीज़ को कर्ब कर दिया गया, कुचल दिया गया वहीं पर। अगर कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाता है, उसको अपोज करता है, उसके खिलाफ कोई नारेबाजी या प्रदर्शन करता था, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को तुरंत कर्ब कर दिया जाता था। इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज मीन्स कट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसके अलावा उन्होंने कंजर्वेटिज्म ने क्या करा कि सेंसरशिप को हर जगह पे इम्पोज कर दिया। सेंसरशिप का मतलब होता है बच्चों की सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर कुछ भी अखबारों में छापना है या न्यूज़ में देना है तो उससे पहले वो गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल लेना होता है, और जहाँ तक भी वो चीज़ें गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है उसको ना पब्लिश नहीं किया जाता। एक तरीके से ये हमारी एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है, स्पीच की फ्रीडम है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है सेंसरशिप के अंतर्गत। ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म ने या ऑटोक्रेसी ने क्या करा? इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज मीन्स कट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। सेंसरशिप को लागू कर दिया जिसका मीनिंग था फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है। तो इस तरीके से ये थी हमारा कंजर्वेटिज्म, जो कि 1815 में नेपोलियन की डिफीट के बाद पूरे यूरोप में वापस से इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। जिसके अंदर वापस से ऑटोक्रेसी लाई गई, सेंसरशिप लाई गई। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पर अगर कोई क्वेश्चन उठाता था, सवाल उठाता था, तो उस एक्टिविटीज़ को वहीं पर कर्ब कर दिया जाता था। लेकिन एक बात इनकी ये थी कि इन्होंने जो रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने किए थे उसको नहीं बदला, उनको वैसा ही रहने दिया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1815 के बाद फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया था, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं रहा। 1830 में इसको भी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है।